मैंने कई सारे कंसेप्ट आपके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट मोस्टली कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगी कि इसे कंप्लीट किया जाए। इन दिस सीरीज फर्स्ट कंसेप्ट इज क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। सबसे पहला कंसेप्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी मींस आपराधिक षड्यंत्र। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 120A एंड 120B ऑफ द आईपीसी। 120A डिफाइन करता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहते किसे हैं, और उसका जो पनिशमेंट है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 120B। According to 120A, when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal but by illegal means, यदि कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक बात पर सहमत हो जाते हैं या फिर वो करते हैं, क्या करते हैं, एक इलीगल एक्ट, मतलब ऐसा कार्य जो कानूनी नहीं है, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो कानूनी तो है परंतु वो गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इलीगल मीन से करते हैं, तो सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। इस तरह का जो एग्रीमेंट वो करेंगे वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहलाएगा, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शेल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो ऑफेंस की कैटेगरी में यदि नहीं आता तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की कैटेगरी में भी शामिल नहीं होगा। तो दिस मींस क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए ऑफेंस के लिए कॉन्स्पायरेसी रचना जरूरी है। तो इसके लिए पनिशमेंट जो है डिफाइन किया गया सेक्शन 120B के अंदर। सेक्शन 120B डिफाइन द पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। According to section 120B, a person who commits the criminal conspiracy is punishable either by death or by imprisonment for life or rigorous imprisonment for not for less than 2 years. He will be punished extending period to 2 years or more. This means यदि कोई व्यक्ति कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी रचता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 2 साल कम से कम 2 साल की सजा, 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा, या फिर उसके लिए डेथ का पनिशमेंट का प्रावधान है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है। तो दीज आर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। और यहाँ पर हर व्यक्ति जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी रचेगा ही विल बी कंसीडर्ड दैट पर्सन हैज अबैटेड सच ऑफेंस। वहां पे ये समझा जाएगा कि उसी की वजह से ये ऑफेंस अबैट हुआ है, उसी ने उसको भड़काया है। नेचुरली मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो ए बी सी 3 व्यक्ति मिलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी रचते हैं कि वो डी को मारने वाले हैं, डी का मर्डर करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ए मान के चलो गोली मारता है डी को और तो वहां पे बी और सी भी उतने ही लायबल होंगे जितने की ए की लायबिलिटी बनती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यदि हम बात करते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 403 टू 419 ऑफ द आईपीसी। 403 से लेकर 419 तक के जितने भी सेक्शन है वो बात करते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। If you talk about the dishonest misappropriation of property, that is defined under section 403. तो dishonest misappropriation की क्या परिभाषा होगी? Whoever dishonestly misappropriates or converts to its own use any movable property, कोई भी व्यक्ति यदि जो उसे बिलोंग नहीं करती, यदि वो उसकी प्रॉपर्टी को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, यदि उसको वो अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है तो ही शैल बी पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। वो उसको ये समझा जाएगा कि उसने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है और उसके लिए पनिशमेंट कितना प्रावधान दिया गया है, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। उसके लिए सजा कम से कम 2 साल की या और फाइन और के साथ या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 403। तो 403 के अंदर मुझे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की परिभाषा दी गई है। हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ए फ्रेंड ऑफ जेड, ए कोई जेड का फ्रेंड है और वो जेड की लाइब्रेरी में जाता है और वहां पर पढ़ने के पर्पज से जाता है और वहां जाकर जेड की मतलब जो बुक्स है उसको ए से पूछे बिना, जेड जो है वो ए की बुक्स को बिना ए से पूछे वो बुक्स उठा लेता, उसे अपने यूज के लिए रख लेता, उसे वापस नहीं करता। तो नेचुरली जेड हैज डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द ए। जेड ने क्या किया है, ए की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है, तो ही विल बी लायबल अंडर सेक्शन 403 ऑफ द आईपीसी। वहां पर 403 के अंदर उसकी लायबिलिटी बनेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान के चलो ए एंड बी आर द ज्वाइंट ओनर ऑफ ए हॉर्स। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो ज्वाइंट ओनर है एक हॉर्स की। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ बी। बी मान के चलो एक हॉर्स के साथ कहीं बाहर चला जाता है और बी के पोजेशन से बाहर ले जाता है एंड इंटेंडिंग टू यूज इट, और वो उसको यूज करने के पर्पस से ले जाता है। हियर ए हैज राइट टू यूज द हॉर्स विद नेचुरली कि ए का भी अधिकार यूज करने का है और बी का भी अधिकार है। ए उसको यूज करने के लिए ले गया, परंतु वहां ले जाने के बाद वो क्या करता है, बट इफ ए सेल्स दैट हॉर्स, ए बाद में उस घोड़े को बेच देता है बी को बिना बताए, तो नेचुरली ही हैज डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड द हॉर्स। उसने क्या करा है, उसकी प्रॉपर्टी को जो ए से बिलोंग मतलब बी से भी बिलोंग करती थी, उसने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है एंड ही विल बी लायबल अंडर सेक्शन 403 ऑफ द आईपीसी। उसकी वो 403 के अंदर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन के लिए लायबल होगा। तो ये मैंने आपको बताया डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी के संबंध में। इसके अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है
That is the dishonest misappropriation of property. That is section 404. If you talk about the section 404, dishonest misappropriation of the property possessed by the deceased person at the time of his death. यदि कोई व्यक्ति जो मरा है, यदि उस व्यक्ति के जो मरा है उसके पोजेशन से यदि कोई व्यक्ति बिना उसे मतलब किसी मतलब लॉफुल ओनर को बताए उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है, तो वो ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 404. उसकी लायबिलिटी बनेगी 404 के अंदर. दिस मीन्स इट इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी. हम ये कह सकते हैं कि ये भी है तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, परंतु उसकी एक एग्रावेटेड फॉर्म है. दैट इज कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी दैट बिलोंगिंग टू द डिसीज्ड पर्सन. एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिसीज्ड पर्सन के बिलोंग कर रही थी, और उस मतलब वहां पर जो डिसीज्ड व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसके जो लॉफुल ईयर्स है, वारिस हैं, उनको बताए बिना उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लिया गया है, तो वहां पे उसकी लायबिलिटी बनेगी 404 के अंदर. एक एग्जांपल लेते हैं. मान के चलो दैट इन द पोजेशन ऑफ द मनी एंड फर्नीचर डाइज. दैट कोई व्यक्ति है जो जिसके मतलब पोजेशन में मनी और प्रॉपर्टी थी, कोई फर्नीचर वगैरह था, और वो मर जाता है, परंतु उसका जो सर्वेंट है, जो नौकर है, जिसका नाम ए है, बिफोर द मनी कम्स इन द पोजेशन ऑफ द लॉफुल ओनर, भी इससे पहले कि वो मनी और जो फर्नीचर है वो लॉफुल ओनर के पोजेशन में आता, उससे पहले ही उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लेता, अपने आप ले जाता चुपचाप, तो नेचुरली ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 404. वो कहां पे लाइबल होगा? 404 के अंदर लाइबल होगा. तो ये मैंने आपको बताया डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द थेफ्ट एंड द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, यदि हम ये कहें कि थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या अंतर है, नेचुरली कि आपने थेफ्ट 378 में पढ़ा, तो 378 में क्या था कि वहां पे चोरी की गई थी विदाउट एनी मतलब उसके ओनर के बिना बताए चुपचाप उस वस्तु को उठा लिया गया था. वहां पे इंटेंशनली डिसऑनेस्टली मतलब उसको प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन से दूर किया गया था. तो यहाँ पे दोनों में क्या अंतर कहेंगे? इन बोथ द केसेस प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी. आपको पता है कि थेफ्ट की भी मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है. बट इन बोथ द केसेस क्या कहेंगे? इन द केस ऑफ थेफ्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंडर इज टू टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द लॉफुल ओनर. नेचुरली कि वहां पे थेफ्ट के केस में क्या है कि वहां पे प्रॉपर्टी को ले जाना है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द लॉफुल ओनर के पोजेशन से. जबकि यदि हम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, व्हाइल इन डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफेंडर इज ऑलरेडी इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ए जेड की लाइब्रेरी में गया, उसने जेड की लाइब्रेरी से बुक ली पढ़ने के लिए, और उसने उस बुक को वापस नहीं करा, और उसने उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, उसने अपने यूज के लिए उसे कन्वर्ट कर लिया, वापस ना करने पड़े. तो यहाँ पे क्या था? वो ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में था. एंड द डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू मतलब प्रोसीड्स, वहां पे जहां पे जब आप थेफ्ट की बात करते हैं तो वहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुरू में ही प्रोसीड कर रही है. वहां पे उस प्रॉपर्टी को रिमूव करते समय डिसऑनेस्टली उसको रिमूव किया जा रहा है. जबकि मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है कि वहां पे सब्सिक्वेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन आई है. पहले तो उसने प्रॉपर्टी ली थी, परंतु बाद में उसके दिमाग में क्या है कि उसने उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया. So that is the difference between the theft and the dishonest misappropriation of the property. If we talk about the criminal breach of trust, next section that is 405, that deals with the criminal breach of trust. Criminal breach of trust means विश्वासघात करना. तो वहां पे विश्वासघात की बात कब कहेंगे आप? Whoever being in any manner entrusted with the property, कोई भी व्यक्ति किसी से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आप डिसऑनेस्टली उसको मिसअप्रोप्रिएट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं अपने यूज के लिए, और डिसऑनेस्टली डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या उसको डिसऑनेस्टली डिस्पोज ऑफ कर देता है प्रॉपर्टी को इन वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लॉ. भी वहां पे मतलब सीधी बात है कि वहां पे कानून के विपरीत आप जाके कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्रेस्क्राइब बाय द मोड या फिर किसी लॉफुल मोड के द्वारा बताया गया, तो इन सच केस ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज. वहां पे ट्रस्ट एक तरह से डिस्चार्ज किया जा रहा है. आपको लगेगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन बोथ आर द सेम, परंतु ये दोनों सेम नहीं है. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. ए बीइंग द एग्जीक्यूटर ऑफ ए विल, मान के चलो ए कोई व्यक्ति है, वो किसी विल को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूटिव विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, जो व्यक्ति मर गया उसकी विल को मतलब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और वो डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ. वो लॉ को एक तरह से डिसओबे करते हुए उस प्रॉपर्टी को अपने मतलब अपने यूज के लिए ले लेता है उस प्रॉपर्टी में से. नेचुरली ही हैज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है. मान के चलो कि ये कोई व्यक्ति मरता है और उसकी प्रॉपर्टी की वसीयत बनाने के लिए किसी वकील को बुलाया जाता है, और वो वकील उस प्रॉपर्टी की वसीयत बनाते समय जानबूझ के उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने यूज के लिए ले लेता है. तो नेचुरली दैट लॉयर हैज डिसऑनेस्टली दैट लॉयर हैज डन द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी. उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उसके संबंध में. जहाँ आपको एक एग्जांपल लेते हैं. मान के चलो ए कोई मतलब व्यक्ति है जो इंडिया के अंदर रहता है, और कोई बी नाम का व्यक्ति है जो अमेरिका के अंदर जा रहा है. अब और उसका जो ए का कोई बेटा वहां पर अमेरिका में पढ़ता है, और वो कहता है कि आप अमेरिका जा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, मेरे बेटे के लिए कुछ मैं आपको टाइपराइटर दे रहा हूँ, आप मेरे बेटे को दे देना. तो वो एक ए से टाइपराइटर बी ले जाता है और वो अपने उसको बेटे को देने के लिए, परंतु वहां जाकर वो उसको बेटे को नहीं देता, वो अपने यूज के लिए उसे कन्वर्ट कर लेता है
और उसको वापस उसको नहीं देता, तो नेचुरली दैट पर्सन बी हैज डिसऑनेस्टली, मतलब दैट बी हैज डन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। डिसऑनेस्टली उसने क्या करा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा, उसने उसका विश्वासघात किया है। तो इस दैट इज द सेक्शन 405 ऑफ द आईपीसी। यहाँ पे ये सेक्शन 403 के अंदर आता है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं। कोई एक रेवेन्यू ऑफिसर है और उसकी एक ड्यूटी है कि भी वो पब्लिक मनी के लिए जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसको पब्लिक यूज के लिए खर्च करे। दैट इज डायरेक्टेड बाय द लॉ, वो कहा गया है, परंतु वो उसको पब्लिक यूज के लिए कन्वर्ट ना, मतलब खर्च नहीं करता, और उसको वो जो पैसा रेवेन्यू से आया उसको अपने यूज के लिए प्रयोग कर लेता है। नेचुरली दैट ऑफिसर हैज डन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405 ऑफ द आईपीसी। तो वहां पे उसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन, यदि हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो दैट इज सेक्शन 406। यदि हम 406 की बात करते हैं तो दैट प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 406 आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए पनिशमेंट का प्रावधान करता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कितना पनिशमेंट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 406, imprisonment for the criminal breach of trust there will be the punishment for imprisonment up to 3 year और with fine और with both, या तो 3 साल तक की मतलब 3 साल की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो दैट इज द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये मैंने आपको बताया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन मैंने आपको 403 में बताया था और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मैंने आपको 405 में बताया। इन दोनों में क्या अंतर है, क्या आपको इसमें अंतर नजर आया? नेचुरली कि इनमें भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस ये कहता है कि इन द क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये द पोजेशन ऑफ द ऑफेंडर बाय सम कैजुअलिटी। यहाँ पे जो पोजेशन है, जो वस्तु का पोजेशन है, वहां पर कुछ कैजुअलिटी की वजह से आया ऑफेंडर के पास और अदरवाइज, एंड ही आफ्टरवर्ड मिसएप्रोप्रिएटेड, और बाद में उसने उस प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट किया है। वाइल इन द केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर क्या करा है, ऑफेंडर इज लॉफुली एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी, एंड जो यहाँ पे जो व्यक्ति है ऑफेंडर है उसको लॉफुली उस प्रॉपर्टी को दिया गया है, परंतु बाद में उसने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट किया है। जैसे मैंने आपसे कभी टाइपराइटर वाला एग्जांपल दिया था कि उसको टाइपराइटर इसलिए दिया था कि वो उसके बेटे को देगा और उसने उसको लॉफुली दिया गया था, परंतु आफ्टर वार्स ही हैज डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएटेड दैट प्रॉपर्टी, ही हैज कन्वर्टेड दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज। तो नेचुरली है, तो वहां पे शुरू में ही उस प्रॉपर्टी को मतलब वो किया गया, बाद में यहाँ पर पहले तो लॉफुली दिया गया था परंतु बाद में उसने डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट किया है। सेकंड डिफरेंस इज इन द डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशरी रिलेशनशिप। यदि हम देखें कि 403 के अंदर डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन के अंदर कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप नहीं था, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं था। जैसे मैंने आपको रेवेन्यू ऑफिसर का बताया कि रेवेन्यू ऑफिसर की ड्यूटी थी कि वो रेवेन्यू कलेक्टर और पब्लिक उसके लिए खर्च के लिए यूज करे, परंतु उसने क्या करा कि पब्लिक खर्च के लिए यूज ना करके उसने अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। वहां पे क्या आती है, फिड्यूशरी ड्यूटी आ रही है। जबकि यदि आप देखेंगे तो मिसएप्रोप्रिएशन के अंदर कोई फिड्यूशरी ड्यूटी नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप और फिड्यूशरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑफेंडर एंड द, मतलब ऑफेंडर का प्रॉपर्टी के साथ एक तरह से फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। If we talk about the third difference, a breach of trust includes criminal misappropriation. यदि हम बात करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, मतलब वहां पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, तो वहां पे मिसएप्रोप्रिएशन भी शामिल है, बट तो यदि हम बात करें मिसएप्रोप्रिएशन की तो वहां पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शामिल नहीं है। तो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 403 और सेक्शन 405 के बीच में अंतर आप बता सकते हैं इसके बीच में। तो ये मैंने आपको इसका डिफरेंस क्लियर किया है। If we talk about the section 407 that provides about the criminal breach of trust by the carrier, वो कैरियर के द्वारा यदि कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है तो उसके संबंध में आपका कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 407। इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है लगभग कम से कम 7 साल की सजा और फाइन। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 408 दैट प्रोवाइड फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द क्लर्क और द सर्वेंट, यदि कोई क्लर्क या जो आपके क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा है या कोई नौकर के रूप में कार्य कर रहा है, यदि ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है तो उसके लिए सेक्शन कौन सा माना जाएगा, सेक्शन 408। और वहां पे आपके लिए जो सजा का जो प्रावधान है दैट इज सेक्शन कम से कम 7 साल की जेल की सजा, इसके अलावा फाइन और बोथ। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 408 इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द पनिशमेंट, वहां पे पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। एंड जैसे मैंने आपको बताया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, क्लर्क और सर्वेंट के संबंध में सेक्शन 408 है। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 400 टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, या मतलब कह सकते हैं कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, किसी भी बैंकर के द्वारा या फिर मर्चेंट या एजेंट के द्वारा यदि कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है तो ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 409, वो सेक्शन 409 के अंदर लाइबल होगा और इसके लिए कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये मैंने आपको बताया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित सेक्शन। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 405 से लेकर आपके 410 तक
आपके सारे के सारे 409 तक जितने भी सेक्शन है, दे आर टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो 405, 406, 407, 408 और 409, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये सारे के सारे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं। If we talk about the next section, that is section 415 to 420, that is talking about the cheating। ये चीटिंग की बात कर रहे हैं। तो यदि हम बात करते हैं भी रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी, भी आप यदि देखें कि आप प्रॉपर्टी को, स्टोलन प्रॉपर्टी को यदि आप कोई लेते हैं, तो उसके संबंध में जो नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताने वाली, दैट इज सेक्शन 410। और 411 क्या कहता है? डिसऑनेस्टली रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी। यदि कोई व्यक्ति स्टोलन प्रॉपर्टी को गलत तरीके से रिसीव करता है तो वहां पे सेक्शन 411 अप्लाई होगा। और जबकि बात करते हैं चीटिंग की, तो चीटिंग के लिए सेक्शन कौन सा बताया मैंने? 415 से लेकर 420 तक, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द चीटिंग। चीटिंग मतलब आपने एक तरह से चीट किया किसी को, तो चीटिंग मतलब दैट इज प्रोवाइड अंडर सेक्शन 415 बाय डिसीविंग एनी पर्सन। चीटिंग मीन्स बाय डिसीविंग एनी पर्सन। यदि आप किसी व्यक्ति को डिसीव करने के पर्पज से, धोखा देने के पर्पज से, फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, देन इट इज सेड दैट यू हैव चीटेड दैट पर्सन। यदि आप किसी व्यक्ति को धोखा देने के पर्पज से, रिसीव करने के पर्पज से, फ्रॉडेंटली या डिसऑनेस्टली उस व्यक्ति को यदि आप उसको इंड्यूस करते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपको दे दे, नेचुरली कि यू हैव चीटेड दैट पर्सन, आपने उस व्यक्ति को क्या किया? चीट किया है, ये माना जाएगा। तो इफ वी टॉक अबाउट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द चीटिंग सेक्शन अंडर 415 के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट बताए गए हैं? सबसे पहला इंग्रेडिएंट है द अक्यूज मस्ट हैव डिसीव अनदर पर्सन। अक्यूज ने दूसरे व्यक्ति को डिसीव किया और धोखा दिया और डिसीव करने की कोशिश की है। एंड द एक्ट ऑफ डिसीविंग वाज डन इंटेंशनली, और वहां पे जो डिसीव किया गया वो इंटेंशनली किया गया। और दिस मींस मेंसरिया मस्ट बी अवेलेबल, मेंसरिया होना चाहिए। एंड द इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज द पर्सन हु इज रिसीव्ड शुड बी इंड्यूस्ड। और यहाँ पे जिसको धोखा देने के रिसीव किया जा रहा है, ही हैज बीन इंड्यूस्ड, उसको इंड्यूस किया गया है टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। किसने इंड्यूस किया गया? कि वो उस प्रॉपर्टी को उसको दे दे। तो वहां पे क्या कहेंगे? दैट पर्सन है सच इंड्यूसमेंट शुड बी फ्रॉड। और वो जो इंड्यूसमेंट किया गया है यहाँ पे जो उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी देने के लिए, ये कहा जाएगा कि दैट शुड बी फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली। वो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली होना चाहिए। यदि उसने ऐसा किया है, देन इट इज सेड दैट ही हैज चीटेड दैट अनदर पर्सन, उसने उस दूसरे व्यक्ति को चीट किया है। तो दैट इज द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 415 ऑफ द आईपीसी। तो 415 के अंदर चीटिंग की परिभाषा दी गई है। If we talk about the next section, that is section 416. 416 के अंदर भी परिभाषा चीटिंग की आती है, बट दैट इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन की परिभाषा दी गई सेक्शन 416 के अंदर। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन मीन्स a person is said to be cheated by personation if he cheats by pretending to be someone other person। यदि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति होने का दावा करता है और ऐसा करके वो सामने वाले व्यक्ति को इंड्यूस करता है, नेचुरली दैट इज चीटेड बाय पर्सोनेशन। वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहलाएगा। आपने सुना होगा ज्यादातर, कई बार व्यक्ति को, कोई व्यक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर, कोई गुंडे वगैरह, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के चले जाते हैं किसी के घर पे छापा मारने के लिए, और बाद में पता चलता है कि वो खुद कोई वो नहीं थे, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं थे, वो गलत व्यक्ति थे। नेचुरली कि दे हैव चीटेड बाय पर्सोनेशन। ऐसे व्यक्ति ये कहा जाए कि उन्होंने चीटेड बाय पर्सोनेशन किया है, एंड दे विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 416। वो 416 में लाइबल होंगे। तो फॉर द चीटिंग बाय, इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन ले सकते हैं। नंबर 1, ए चीटेड बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर। ए कोई व्यक्ति है और वो ये दिखाता है कि मैं एक रिच बैंकर हूँ, मैं बहुत बड़ा बैंक चलाता हूँ, और ऐसा करते हुए वो सामने वाले व्यक्ति को प्रॉपर्टी देने के लिए एक तरह से इंड्यूस कर देता है कि आप मेरे बैंक में खाता खुलवाइए। और ऐसी स्थिति में ए हैज चीटेड दैट पर्सन। तो ए ने क्या करा? उस व्यक्ति को, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसको चीट किया है, चीटेड बाय पर्सोनेशन किया है। सेकेंड इज ए चीट्स बाय प्रेजेंटिंग टू बी बी। ए ये दिखावा करता है कि मैं बी हूँ, बी कोई और अलग व्यक्ति है, मान के चलो कोई काफी रिच व्यक्ति है, और वो बी का होने का दावा करता है। और बी कौन है? बी कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी जीवित ही नहीं है, वो मर चुका है। तो ऐसी कंडीशन में ए चीटेड बाय पर्सोनेशन, यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ए ने चीट किया बाय पर्सोनेशन। तो दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स दैट आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 416 चीटिंग बाय पर्सोनेशन की परिभाषा दी गई है कि आप कोई और व्यक्ति का होने का दावा करके यदि किसी व्यक्ति को चीट करते हैं, तो दैट इज नोन एज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज 417,
दैट इज प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर चीटिंग। 417 जो है वो पनिशमेंट फॉर चीटिंग के प्रोवाइड करता है। क्या पनिशमेंट है? इट प्रोवाइड दैट whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term और it which may extend to 2 year or with fine or with both। कम से कम उसे 2 साल की सजा मिलेगी या फिर फाइन और दोनों भी में हो सकते हैं। तो दैट इज द पनिशमेंट फॉर चीटिंग दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 417। तो आपने क्या देखा कि सेक्शन 415 में चीटिंग की परिभाषा दी गई थी, 416 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन की परिभाषा दी गई और सेक्शन 417 के अंदर चीटिंग के लिए पनिशमेंट दिया गया है। If we talk about the next section, that is section 418. Section 418 provides the cheating with knowledge that wrongful loss may ensure to person whose interest offender is bound to protect। कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लॉस होने को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य है और ऐसे और वो जान दूसरे व्यक्ति के साथ चीटिंग करता है तो वो सेक्शन 418 के अंदर आएगा। मीन्स इट प्रोवाइड्स दैट whoever cheats will be with imprisonment। यदि कोई ऐसा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति with knowledge that wrongful loss may ensure to person whose interest offender is bound to protect, then he will be punished with either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। this means this is the aggravated form of cheating। ये एक तरह से aggravated form है चीटिंग की जो सेक्शन 418 के अंदर बताई गई है। If you talk about the 419, that it provides for the punishment for cheating by personation। cheating by personation के जो punishment है मतलब 416 में जो अपराध किया गया था cheating by personation का उसका जो punishment है that is provided under section 419। तो उसका पनिशमेंट दिया गया सेक्शन 419 के अंदर। उसके अंदर कम से कम 3 साल की जेल की सजा और फाइन और बोथ। तो ये इनकी सजा का प्रावधान है। If we talk about the last section, that is section 420. 420 provides for the cheating and dishonestly inducing deliver to property। मीन्स चीटिंग भी कर रहे हैं और डिसऑनेस्टली इंड्यूस भी कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को देने के लिए। तो वहां पे आपको कौन सा सेक्शन आ जाएगा? 420। 400 आपने सुना होगा जनरली 420 है। तो ये 420 वही सेक्शन है। दिस सेक्शन कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन देयर इज डिलीवरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और अल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ द पर्सन डिसीविंग। तो वहां पे यदि किसी को डिसीव करके अपनी उसकी प्रॉपर्टी को आप देने के लिए इंड्यूस कर दिया, आपने पूरी तरह से डिलीवर करने के लिए पूरी तरह से उसे इंड्यूस कर दिया है, तो वहां पे उसने 420 किया है, 420 किया है। and here the punishment is minimum imprisonment of 7 years with fine or with both। कम से कम 7 साल की सजा, फाइन और दोनों भी हो सकते हैं। तो that is the punishment for cheating। तो ये सारा का सारा मैंने आपको चीटिंग के बारे में बताया है। If we talk about the next section, that is 421, that they deals with fraudulent deeds and disposition of property। From section 421 to 448 deals with fraudulent deeds and disposition of property। तो यदि 421 से लेकर आप 426 तक आप देखेंगे तो वो आपके fraudulent deeds के संबंध में है या फिर प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन के संबंध में है। तो 421 क्या कहता है? dishonest or fraudulent removal or the concealment of the property to prevent the distribution of the property among creditors। यदि आपने किसी का पैसा देना और आप उस पैसे को नहीं देना चाहते तो आप उस व्यक्ति मतलब से छुपाने के लिए डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर लेते हैं जिससे वो पैसा क्रेडिटर जो देनदार है उनके पास ना चला जाए। तो यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 421। तो वहां पे आपकी लाइबिलिटी बनेगी 421 के अंदर। तो 421 के लिए क्या सेंसर रिक्वायरमेंट होंगे? फॉर द मतलब फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 421 देयर सर्टेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। कौन कौन से? नंबर 1, द अक्यूज्ड हैज डन द एक्ट फॉर हैज रिमूव द प्रॉपर्टी। उसने क्या करा? प्रॉपर्टी को रिमूव किया है। कंसील द प्रॉपर्टी और डिलीवर द प्रॉपर्टी और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। कास्ट टू बी ट्रांसफर टू समवन, या फिर उसने ऐसा कार्य कर दिया है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। एंड सच ट्रांसफर वाज विदाउट द एडिक्वेट कंसिडरेशन। और वो जो ट्रांसफर किया गया वो बिना किसी कंसिडरेशन के किया गया है। एंड दैट द अक्यूज्ड देयरबाय इंटेंडेड टू प्रिवेंट। वहां पे उसका मेन मकसद क्या था? वहां पे वो एक तरह से प्रिवेंट करना चाहता था। क्या प्रिवेंट करना चाहता था? प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी अमंग द क्रेडिटर्स। वो क्रेडिटर्स के पास जाने से उन्हें रोकना चाहता था कि जो उनके देनदार है उन्हें वो प्रॉपर्टी ना देनी पड़े, उन्हें उनका पैसा ना देना पड़े, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे? दैट
दैट ही हैज एक्टेड डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडेंटली, इसका मतलब उसने क्या किया, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली ऐसा किया है, तो देन ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 421, तो वो 421 में लाइबल होगा. And if we talk about the next section, that is 422. 422 talks about the dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors. यदि आपके पास डेप्ट पहले से अवेलेबल है परंतु आप उन्हें क्रेडिटर्स को नहीं देना चाहते, आप पैसा देने के लायक है परंतु आप नहीं देना चाहते, तो आपने उस डेप्ट को जानबूझ के डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली उसको प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया कि वो देना ना पड़े, उसको छुपा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में यू विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 421 तो वहां पे 422 लागू होगा. तो 422 क्या कहता है, वेयर बाई ए पर्सन हैज द मीन्स ऑफ रिटर्निंग द लोन, भी जहां पे एक व्यक्ति के पास स्रोत है कि वो उनका पैसा लौटा सकता है, क्रेडिटर्स का पैसा लौटा सकता है, बट ही इज नॉट अवेलिंग सच मीन्स, वहां पे उन मीन्स को उनके सामने लाता नहीं है, फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली, मतलब वहां पे उनको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स द डेप्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, उनको प्रिवेंट करता है कि उन्हें वो डेप्ट वापस ना देना पड़े. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वेयर अ पर्सन फ्रॉडेंटली प्रिवेंट्स द पेमेंट ऑफ द डेप्ट अमाउंट टू द क्रेडिटर्स, इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 422, तो वो 422 के अंदर आएगा. तो मैंने आपको क्या बताया कि 421 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे उसने क्या किया था, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली रिमूव किया था, कंसील किया था प्रॉपर्टी को, और वो किस लिए रिमूव किया था, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द क्रेडिटर्स, कि जिससे वो क्रेडिटर्स के पास ना जाए, देनदारों के पास ना जाए, तो वहां पे प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था, प्रॉपर्टी को कंसील किया गया था, तो वहां पे सेक्शन अप्लाई होगा 421. परंतु 422 में आपको क्या बताया मैंने कि वहां पे डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली प्रिवेंटिंग डेप्ट, वहां पे डेप्ट को देने से रोकने की बात की गई है, बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर, जो कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स के पास जाना चाहिए उसे देने से रोकना चाहता है और उनके लिए अवेल नहीं करवाता, तो ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 422, तो वो 422 में लागू होगा. इफ यू टॉक अबाउट द पनिशमेंट, तो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 400, मतलब यहाँ पे 423, तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो जो यहाँ पे इसका जो पनिशमेंट है, आपने जो ये डेप्ट को मतलब यहाँ पे चोरी का वो देने से रोका है, तो एक पर्सन विल बी, मतलब जो 422 के अंदर अब जो दोषी है तो उसके लिए कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है, और फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं. तो दिस में 423 क्या कहता है कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ डीड और ट्रांसफर कंटेनिंग द फेक स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ डीड को करने से रोकता है, उसको ट्रांसफर होने से रोकता है, जहां पर गलत कंसिडरेशन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है कंसिडरेशन की, तो ऐसी स्थिति में उसने कौन सा अपराध किया है, 423 का अपराध किया है. मीन्स हूएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली साइंस एग्जीक्यूट्स और बिकम्स ए पार्टी टू एनी डीड, मतलब उसको पता है कि मैं इसका लॉफुल ओनर नहीं हूं, जहां उसके उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है डीड को, which purports to transfer or subject to any charge on any property or any interest and which contains any false statement, उसके अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है और फॉल्स दी गई है, मतलब वो मालिक उसका होना नहीं चाहिए परंतु जान से फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है रिलेटिंग टू डेट कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर, तो ऐसी स्थिति में ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 423, तो 423 में लाइबल होगा और उसके लिए कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है, 2 साल की जेल, फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं. If we talk about the next section, that is section forgery. अब मैं बात कर रही हूँ, सॉरी 424 की जब हम बात करते हैं तो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां पे कोई व्यक्ति यदि किसी वस्तु को मतलब फ्रॉडेंटली मतलब उसको रिमूव करता है, कंसील करता है, छिपा लेता है प्रॉपर्टी को, तो क्या होता है, whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself or any other person, वो खुद की प्रॉपर्टी को छुपा ले या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को छुपाता है, असिस्ट इन द कंसीलमेंट या उसके छुपाने के लिए उसमें सहायता करता है दूसरे व्यक्ति की जिसको छुपाना नहीं चाहिए था प्रॉपर्टी को, उसको छुपाने में सहायता करता है, तो ऐसी स्थिति में मतलब वो क्या करेगा ना, ही मतलब देयरफॉर और डिसऑनेस्टली लीज एनी डिमांड और क्लेम, और मतलब एक तरह से कोई डिमांड होगा या उसके ऊपर कोई क्लेम होगा जिससे वो डिमांड या क्लेम पूरा ना हो पाए, वो उसने ऐसा इसलिए किया है, तो ऐसी स्थिति में ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 424. तो मैंने आपको क्या बताया कि एक व्यक्ति ने किसी की प्रॉपर्टी को कंसील कराए या फिर उसको
रिमूव किया है, और इस पर्पज से किया है कि वो किसी कोई व्यक्ति जो क्लेम करने वाला है वो क्लेम ना कर पाए, डिमांड ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में वो लाइबल होगा सेक्शन 424 के अंदर, और उसके लिए सजा है कम से कम 2 साल की जेल, फाइन या फिर बोथ, दोनों हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज फोर्जरी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं फोर्जरी। If we talk about the forgery, that is defined under section 463 to 465, 463 से लेकर 465 तक जितने भी सेक्शन है वो बात करते हैं फोर्जरी की। आप ये देखेंगे 463, 463 to 465 ऑफ द आईपीसी डील्स विद फोर्जरी। 463 से लेकर 465 तक जो सेक्शन है वो फोर्जरी की बात करते हैं। फोर्जरी का मतलब आप समझते हैं कि फोर्ज मतलब उसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी को वो किया गया है, तो फोर्जरी किसे कहेंगे आप। तो यहाँ पे जब हम फोर्जरी की बात करते हैं तो अंडर द सेक्शन 463, हूएवर मेक्स एनी फेक डॉक्यूमेंट, फोर्जरी किसे कहते हैं, फेक डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट तैयार करना। हूएवर मेक्स एनी फेक डॉक्यूमेंट और इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट with an intention to cause the damage or injury to the public or any other person। यदि आप पब्लिक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, or to support any claim or title, or to cause any person or to share any property, or to enter into an express or implied contract, और with purpose to commit fraud, या फिर किसी के साथ फ्रॉड कमिट करना चाहते हैं, तो आप ये कहा जाएगा कि आपने फोर्जरी कमिट की है, आपने गलत डॉक्यूमेंट तैयार करके फोर्जरी कमिट की है। In short, we can say that forgery is a mean to achieve an end। forgery एक तरह का मीन है, तरीका है अपने मकसद को पूरा करने का। और यहाँ पे एंड क्या है, द एंड इज एन इंस्टांस ऑफ एक्शन और स्कीम फैब्रिकेटेड टू मिसलीड समवन। एक तरह से आप सामने वाले व्यक्ति को मिसलीड करना चाह रहे हैं, फैब्रिकेट करना चाह रहे हैं गलत डॉक्यूमेंट बना के। दैट इज योर मेन पर्पज, वहां पे आपका मेन पर्पज ये है। तो ऐसी कंडीशन में आपने उस गलत डॉक्यूमेंट को बना के फैब्रिकेट करके टू मिसलीड समवन इनटू बिलीविंग अ लाई, मतलब एक गलत तरीके से आप उसको विश्वास दिला दिया आपने वो गलत डॉक्यूमेंट बना के, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्जरी। वो फोर्जरी की कैटेगरी में आएगा, 463 में आएगा। इसके लिए हम कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए पर्सन हैविंग ए लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन 3, मतलब मान के चलो ए कोई व्यक्ति है, उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है कि भाई उसने मतलब किसी को उधार दिया था, उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है, और वो जो क्रेडिट है वो आपका मान के चलो 10,000 रुपये का क्रेडिट है, रिटर्न बाय सी, और वो लेटर लिखा गया सी के द्वारा। ए विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बी, ए बी को डिफ्रॉड करना चाहता है क्योंकि बी के पास वो लेटर मतलब जो बी के संबंध में उसने क्रेडिट दिया हुआ है, उसको उधार दिया हुआ है, उसको बी को डिफ्रॉड करने के पर्पज से वो क्या करता है, जो 10,000 रुपये का अमाउंट है उसके आगे एक जीरो और लगा देता है, जिससे कि वो क्या बन जाता है, 10,000 के जीरो लगाते ही एक मतलब वो आपके एक तरह से 1,00,000 बन जाएंगे। और तो ऐसी कंडीशन में वो एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि उसने मुझसे 10,000 का लोन नहीं, उसने मेरे से 1,00,000 रुपए का लोन लिया है। तो एक तरह से उसने क्या किया, एक तरह से फैब्रिकेट किया है फॉल्स डॉक्यूमेंट। ही हैज फैब्रिकेटेड द फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड ही हैज कमिटेड द फोर्जरी। उसने सी ने क्या करा है, फोर्जरी कमिट की है अगेंस्ट द बी, उसने बी के अगेंस्ट फोर्जरी कमिट कर दी है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ए पिक्स अप ए ब्लैंक चेक, ए को कोई ब्लैंक चेक मिल जाता है जो बी के द्वारा साइन किया हुआ है। पेएबल टू बियरर, वो लिखा हुआ है पेएबल टू बियरर। ए फ्रॉडेंटली फाइल्स ऑफ द चेक, ये गलत तरीके से फ्रॉडेंटली उस चेक को भर लेता है बाय इंसर्टिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। मान के चलो उसने 1 लाख रुपए का अमाउंट भर के उसको भर लिया, तो ए हैज कमिटेड द फोर्जरी, ए ने क्या करा है, फोर्जरी कमिट की है। तो इफ वो टॉक अबाउट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फोर्जरी, यदि हम बात करें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की, तो कौन कौन से एसेंशियल होने चाहिए। नंबर 1, फोर्जरी रिक्वायर डिसेप्शन, फोर्जरी के अंदर डिसेप्शन होना जरूरी है। डिसेप्शन मतलब धोखा। तो इन केस ऑफ फोर्जरी डिसेप्शन इज डन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, डिफ्रॉड करने के पर्पज से डिसेप्शन किया गया है। सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ द फॉल्स डॉक्यूमेंट, क्रिएशन ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट। फॉर फोर्जरी इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ द फॉल्स डॉक्यूमेंट, जब भी फोर्जरी की बात करते हैं तो वहां पे फॉल्स डॉक्यूमेंट का बनाया जाना जरूरी है। थर्ड वन इज फोर्जरी एज आइडेंटिटी थेफ्ट, फोर्जरी आइडेंटिटी थेफ्ट के साथ भी हो सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ क्राइम वेयर इन द डिफेंडेंट इनजस्टली एक्वायर्स एंड यूजेस द समवंस टू डिफ्रॉड हिम। ये किसी का मतलब गलत तरीके से कोई आधार कार्ड बनवा लेता है, कुछ गलत तरीके के डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है,
तो वो एक तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट उसने की है उस सामने वाले की। नेक्स्ट वन इज इंटेंशन ऑफ फोर्जर। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या कहेंगे, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, यदि किसी क्लेम या टाइटल को वो मतलब वो करना चाहता है, क्लेम करना चाहता है, तो उसके लिए उसने गलत डॉक्यूमेंट बनाया है। नेक्स्ट इज टू सेपरेट ए पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, वहां पे उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से अलग करना चाहता है, इसलिए उसने उसका डॉक्यूमेंट एक गलत डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। एक कोई व्यक्ति मकान का मालिक नहीं था किसी का मकान का, उसने उस मकान के गलत डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए और ये दिखा दे कि उस मकान का मालिक वो है, तो ही हैज कमिटेड द फोर्जरी, उसने फोर्जरी कमिट की है। तो दिस मीन्स टू सेपरेट ए पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी से उस व्यक्ति को अलग रखना चाहता है। एंड नेक्स्ट इज टू एंटर इनटू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट वन इज टू कमिट फ्रॉड, यहाँ पे उसका मेन पर्पस क्या है, फ्रॉड कमिट करना, फ्रॉड कमिट करना। इफ वी टॉक अबाउट द पनिशमेंट फॉर द फोर्जरी, यदि हम पनिशमेंट ऑफ द फोर्जरी की बात करते हैं तो फोर्जरी देयर द पनिशमेंट ऑफ द 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन और विथ बोथ, 2 साल की सजा, फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इंटेंशन ऑफ द फोर्जरी दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 468 डील्स विद द केसेस वेयर फोर्जरी इज कमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग। तो दिस मीन्स यहाँ पे जब 468 की आप बात करते हैं तो वहां पे इंटेंशन ऑफ द फोर्जर की बात की गई है। इंटेंशन ऑफ द फोर्जर विद केसेस वेयर द फोर्जरी इज कमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, जहाँ पे फोर्जरी जो कमिट की गई वो चीटिंग के पर्पज से की गई है। फॉर दिस प्रोसिक्यूशन, इसके लिए प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना होगा कि अक्यूज्ड हैड कमिटेड द फोर्जरी। नेचुरली कि जब फोर्जरी की बात आएगी तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, फोर्जरी कमिट की है। ही डिड इट विद द इंटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, भी यहाँ पे उसने जो किया है ये क्यों किया है, विद द इंटेंशन द डॉक्यूमेंट फोर्स्ड शैल बी यूज्ड एज ए फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग। वहां पे जो फोर्स डॉक्यूमेंट उसने बनाया है, नेचुरली कि उसने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि वो जो फोर्स डॉक्यूमेंट उसने बनाया उसको चीटिंग के पर्पज से यूज किया जाएगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 465 दैट डील्स विद पेनल्टी फॉर द फोर्जरी इन इंडिया, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेनल्टी कितनी है फोर्जरी के लिए, कम से कम 2 साल की सजा, फाइन और दोनों। तो यहाँ पे पनिशमेंट जो दिया गया है फोर्जरी के लिए दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 465। तो ये मैंने आपको फोर्जरी के संबंध में बताया है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसके संबंध में एक केस लॉ भी मैं आपको बता देती हूँ। एक राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई के नाम से केस है, राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू कमिट फोर्जरी इट इज एसेंशियल दैट द accused should have made a false document। इस केस में ऐसा कहा गया था कि यदि हम फोर्जरी की बात करते हैं तो वहां पे अक्यूज के द्वारा फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया जाना जरूरी है। एंड द फॉल्स डॉक्यूमेंट मस्ट बी बेस्ड विद द इंटेंशन टू कॉज हार्म और इंजरी टू द पब्लिक और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे तो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया गया उसका मेन पर्पज सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुंचाना या किसी व्यक्ति को नुकसान, मतलब पब्लिक को नुकसान पहुंचाना है। तो यहाँ पे आप तो दीज आर द सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट दैट इज डिफाइंड अंडर केस राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दैट इज अ पॉपुलर केस, मतलब ये एक इसी से संबंधित है, फोर्जरी से रिलेटेड केस है। If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and then don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.